Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. हमारा अगला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले हम फिजिकल फिटनेस का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बताता है कि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कितनी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया कहता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग, मोरओवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी एंड स्टिल हैव इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी। यानी रोजमर्रा के काम बिना थके करना, खेलकूद में हिस्सा लेना और फिर भी एनर्जी बची रहना, यही असली फिजिकल फिटनेस है। डेविड आर लैम के अनुसार फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद सक्सेस। और डॉक्टर क्रोल्स के अकॉर्डिंग इट इज द सक्सेसफुल अडेप्टेशन टू द स्ट्रेसेस ऑफ वंस लाइफस्टाइल। अब हम उन फैक्टर्स को समझेंगे जो हमारे फिटनेस कंपोनेंट्स को अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है थकान का सामना करने की क्षमता या लंबे समय तक फिजिकल एक्टिविटी करने की ताकत। तो हम एंड्योरेंस को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ एथलीट टू परफॉर्म लार्ज मसल एक्टिविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। यानी किसी लार्ज मसल एक्टिविटी को बिना थके देर तक करने की एबिलिटी को एंड्योरेंस कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एंड्योरेंस आखिर डिपेंड किस पर करती है? आज हम समझेंगे वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे एंड्योरेंस को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कार्डियोरेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम की एफिशिएंसी। एंड्योरेंस का मतलब ही है लंबे समय तक वर्क करना बिना जल्दी थके। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा हार्ट और लंग्स वर्किंग मसल्स तक एफिशिएंटली ऑक्सीजन सप्लाई करें। जब हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं तो मसल्स को एनर्जी मिलती रहती है और फटीग देर से आती है। यही रीजन है कि एंड्योरेंस एथलीट्स जैसे मैराथन रनर्स का VO max बहुत हाई होता है, यानी उनकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है। 2. मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं मसल्स के अंदर के स्ट्रक्चर की। हमारे मसल्स में 2 मेन टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स जिन्हें टाइप 1 मसल फाइबर भी कहा जाता है, और फास्ट ट्विच फाइबर्स जिन्हें टाइप 2 मसल फाइबर भी कहा जाता है। स्लो ट्विच फाइबर्स एनर्जी को धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये एरोबिक इन नेचर होते हैं। इसलिए जिन एथलीट्स में स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं उनकी एंड्योरेंस नेचुरली बेटर होती है। 3. VO max और एरोबिक कैपेसिटी। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्टर पर, VO max यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी। ये बताता है कि आपकी बॉडी 1 मिनट में मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं उतनी देर तक आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे और उतनी देर तक एक्सरसाइज जारी रख पाएंगे। 4. लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब हम कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं तो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है जो फटीग का मेन रीजन है। लेकिन ट्रेन्ड एथलीट्स की बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट और रिमूव करने में एफिशिएंट होती है। इस एबिलिटी को कहते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड, यानी वह लिमिट जिसके बाद फटीग शुरू होता है। जितना हायर लैक्टेट थ्रेशोल्ड होगा उतनी देर तक एथलीट परफॉर्म कर सकता है। 5. एनर्जी रिजर्व्स, ग्लाइकोजन फैट। एंड्योरेंस का रिलेशन सीधा एनर्जी से है। बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के दौरान जब ग्लाइकोजन खत्म होने लगता है तब बॉडी फैट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करती है। अगर आपके एनर्जी स्टोर्स अच्छे हैं और मेटाबॉलिक एफिशिएंसी हाई है तो आप ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकते हैं। 6. हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपने देखा होगा मैराथन रनर्स हमेशा पानी पीते रहते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिहाइड्रेशन एंड्योरेंस को बहुत अफेक्ट करता है। जब बॉडी में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की कमी हो जाती है तो मसल्स में क्रैम्प्स और फटीग शुरू हो जाते हैं। इसलिए एंड्योरेंस बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन और सॉल्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। 7. नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड मोटिवेशन। एंड्योरेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल कैपेसिटी भी है।
ब्रेन हमारे मसल्स को लगातार सिग्नल भेजता है और जब फटीग शुरू होता है तो वही ब्रेन हमें पुश करता है, बस थोड़ा और। अगर नर्वस सिस्टम एफिशिएंट है और मेंटल फोकस स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, आपने किसी एथलीट को भारी वेट उठाते देखा होगा या किसी रेसलर को अपोनेंट को आसानी से गिराते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये स्ट्रेंथ आखिर डिपेंड किस पर करती है? क्या ये सिर्फ मसल्स का साइज है या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी हैं? स्ट्रेंथ का मतलब है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की क्षमता। आज हम समझेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्ट्रेंथ, यानी हमारे शरीर में वो कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो हमारी ताकत तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेंथ का सबसे ऑब्वियस फैक्टर है मसल का साइज, जिसे हम मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, जितना बड़ा मसल का एरिया उतनी ज्यादा ताकत प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि बड़े मसल्स में ज्यादा नंबर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि उनका मसल हाइपरट्रॉफी यानी मसल एनलार्जमेंट बहुत डेवलप्ड होता है। 2, मसल फाइबर टाइप। अब सिर्फ साइज ही नहीं, मसल फाइबर्स का टाइप भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। जैसा कि पहले भी बताया है, मसल्स में 2 मेन फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए पावर और स्ट्रेंथ एक्टिविटीज जैसे वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग में इनकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जिन एथलीट्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा होते हैं उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली बेटर होती है। 3, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ब्रेन और मसल्स आपस में कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है तो ज्यादा फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स का टीम वर्क। ट्रेनिंग से ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जा सकता है, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। 4, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। हर मसल फाइबर को एक मोटर न्यूरॉन कंट्रोल करता है। एक मोटर न्यूरॉन और उससे जुड़ी मसल फाइबर्स मिलकर बनाते हैं मोटर यूनिट। जब ज्यादा मोटर यूनिट्स एक साथ एक्टिवेट होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होता है। तो कहा जा सकता है, बेटर मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट लीड्स टू मोर स्ट्रेंथ आउटपुट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे वेट लिफ्टिंग से ब्रेन सीखता है कि ज्यादा मोटर यूनिट्स को एक साथ कैसे एक्टिवेट किया जाए। 5, मसल लेंथ एंगल ऑफ पुल। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है मसल लेंथ और एंगल ऑफ पुल। जब मसल का लेंथ ऑप्टिमम होता है, यानी ना ज्यादा स्ट्रेच्ड ना ज्यादा शॉर्ट, तब फोर्स प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। इसी तरह मसल और बोन के बीच का एंगल भी मैटर करता है। सही एंगल पर कॉन्ट्रैक्शन होने से स्ट्रेंथ ज्यादा जनरेट होती है। इसलिए टेक्निक और पोस्चर भी स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ मसल साइज नहीं। 6, एनर्जी सप्लाई एटीपी प्लस पीसी सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी आती है एटीपी से। हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेंथ एक्टिविटीज के लिए बॉडी एटीपी पीसी फॉस्फेगिन सिस्टम यूज करती है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल्स ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ एनर्जी सिस्टम कंडीशनिंग भी जरूरी है। 7, हार्मोनल फैक्टर्स। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन। ये हार्मोन्स डायरेक्टली मसल ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों में एनाबॉलिक हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है, उनकी स्ट्रेंथ और रिकवरी दोनों बेहतर होते हैं। यही रीजन है कि प्रॉपर डाइट, रेस्ट और स्लीप स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में इतनी बड़ी रोल निभाते हैं। 8, एज, जेंडर एंड ट्रेनिंग स्टेटस। स्ट्रेंथ एज और जेंडर से भी प्रभावित होती है। यंग मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ पोटेंशियल नेचुरली ज्यादा होती है। लेकिन ट्रेनिंग हर किसी को स्ट्रॉन्गर बना सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल, बस ट्रेनिंग कंसिस्टेंट और साइंटिफिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्पीड। स्पीड का मतलब है स्पोर्ट्स मूवमेंट को जल्दी परफॉर्म करने की क्षमता।
फ्रेंड्स, जब कोई एथलीट 100 मीटर्स को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर लेता है तो हम दंग रह जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी इनक्रेडिबल स्पीड डेवलप होती कैसे है? क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक फिजियोलॉजिकल रीजन भी है? आज हम समझेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग स्पीड, यानी हमारे शरीर के अंदर वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये स्पीड और पावर वाली एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग, जंपिंग में मेजर रोल निभाते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस के लिए यूजफुल होते हैं, लेकिन ये जल्दी मूवमेंट के लिए उतने एफिशिएंट नहीं होते। तो कहा जा सकता है, जितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स उतनी ज्यादा स्पीड पोटेंशियल। 2, नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। स्पीड सिर्फ मसल्स की ताकत नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करती है। जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मसल्स तक जल्दी और सही तरीके से सिग्नल भेजते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होता है। इससे मूवमेंट टाइम कम होता है और रिएक्शन फास्ट बनता है। इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स का परफेक्ट टीम वर्क। 3, रिएक्शन टाइम। स्पीड का बहुत बड़ा हिस्सा है रिएक्शन टाइम, यानी स्टिम्युलस मिलने के बाद बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में जितना कम टाइम लगे उतनी ज्यादा स्पीड दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, रेस की स्टार्टिंग गन सुनते ही जो एथलीट सबसे पहले मूव करता है वही फास्टेस्ट स्टार्टर कहलाता है। रिएक्शन टाइम को प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन ड्रिल से इम्प्रूव किया जा सकता है। 4, मसल इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपके मसल्स कितने इलास्टिक और फ्लेक्सिबल हैं। इलास्टिक मसल्स एनर्जी को स्टोर और रिलीज जल्दी करते हैं, जिससे स्ट्राइड लेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ जाते हैं। अगर मसल स्टिफ हैं, तो मूवमेंट स्लो और रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसलिए स्प्रिंटर्स हमेशा स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जल्दी हो सके। 5, फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है मसल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स और रेट से। जितनी जल्दी और जोर से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकेगा, उतनी जल्दी मूवमेंट परफॉर्म होगा। इसी वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। 6, एनर्जी सिस्टम, एटीपीपीसी सिस्टम। अब बात करते हैं एनर्जी की, क्योंकि बिना एनर्जी कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हाई स्पीड एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग में बॉडी एटीपीपीसी सिस्टम यूज करती है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन अबाउट 6-8 सेकेंड्स में एक्सप्लोसिव एनर्जी देता है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और स्पीड मेंटेन रहती है। ट्रेनिंग से ये सिस्टम और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। 7, बॉडी कॉम्पोजिशन एंड वेट। स्पीड डिपेंड करती है बॉडी के वेट और फैट परसेंटेज पर भी। लाइट वेट और लीन बॉडी वाले एथलीट्स तेज दौड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। एक्सेस बॉडी फैट स्पीड को रिड्यूस करता है, क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है मूवमेंट के लिए। इसलिए स्प्रिंटर्स का बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा लीन, मस्कुलर और एफिशिएंट होता है। 8, मोटिवेशन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। स्पीड सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। अगर माइंड अलर्ट है, फोकस्ड है और मोटिवेटेड है, तो नर्वस सिस्टम भी तेजी से रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन स्पीड को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज में मूव करने की क्षमता। फ्रेंड्स, आपने कई बार जिम्नास्ट्स, डांसर्स या योगा प्रैक्टिशनर्स को देखा होगा जो अनबिलीवेबल बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, कभी पूरा बैक बेंड, कभी फुल स्प्लिट। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आखिर डिपेंड करती है किन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड टाइप। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्टर है जॉइंट का स्ट्रक्चर और टाइप। हर जॉइंट की मूवमेंट कैपेसिटी उसकी एनाटॉमिकल डिजाइन पर डिपेंड करती है।
जैसे शोल्डर जॉइंट, जो कि एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है, जबकि एल्बो जॉइंट, जो कि एक हिंज टाइप का जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट देता है। सिंपल वर्ड्स में, जॉइंट जितना मोबाइल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 2. मसल इलास्टिसिटी एंड लेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है मसल्स और टेंडन्स की इलास्टिसिटी और लेंथ पर। अगर मसल्स सॉफ्ट, इलास्टिक और प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड हैं, तो मूवमेंट इजी होती है। लेकिन अगर मसल्स टाइट या शॉर्टन्ड हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से मसल्स में इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी दोनों बढ़ती हैं, जिससे जॉइंट्स फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग सबसे इफेक्टिव तरीका है। 3. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। अब बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज की, यानी लिगामेंट्स और टेंडन्स। लिगामेंट्स जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं और टेंडन्स मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। अगर ये टिश्यूज ज्यादा स्टिफ हैं, तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी। लेकिन अगर ये मॉडरेटली इलास्टिक हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज्यादा लूजनेस इंजरी का रिस्क बढ़ा सकती है, इसलिए बैलेंस्ड फ्लेक्सिबिलिटी सबसे जरूरी है। 4. नर्वस सिस्टम कंट्रोल और स्ट्रेच रिफ्लेक्स। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल पर भी डिपेंड करती है। जब आप किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, तो मसल स्पिंडल नाम का रिसेप्टर नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है और बॉडी रिफ्लेक्सिवली मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ताकि इंजरी ना हो। इसको कहते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अगर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेड है, यानी स्ट्रेचिंग की आदत है, तो ये रिफ्लेक्स डीले होता है, जिससे मसल्स ज्यादा स्ट्रेच हो पाते हैं। 5. टेम्परेचर ऑफ मसल्स। मसल टेम्परेचर भी फ्लेक्सिबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। वार्म मसल्स सॉफ्ट और मोर प्लायबल हो जाते हैं, जबकि कोल्ड मसल्स टाइट और रिजिड महसूस होते हैं। इसीलिए वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वार्म अप से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट्स लुब्रिकेट होते हैं और मूवमेंट रेंज इंप्रूव होती है। 6. एज एंड जेंडर। एज बढ़ने के साथ फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू स्टिफ हो जाते हैं। जेंडर भी रोल प्ले करता है। फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली मेल्स से ज्यादा होती है, क्योंकि उनके कनेक्टिव टिश्यूज थोड़ा अधिक इलास्टिक होते हैं। लेकिन रेगुलर स्ट्रेचिंग हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकता है, चाहे एज या जेंडर कुछ भी हो। 7. फिजिकल एक्टिविटी लेवल एंड प्रैक्टिस। फ्लेक्सिबिलिटी एक स्किल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी इंप्रूव होगी। जो लोग रेगुलर स्ट्रेचिंग, योगा या डांस करते हैं, उनकी बॉडी अडेप्टिव हो जाती है, उनके जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और स्टिफनेस कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी तब परफेक्ट होती है जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स के बीच स्ट्रेंथ बैलेंस होता है। 8. मसल स्ट्रेंथ बैलेंस। अगर एक मसल ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक, तो जॉइंट पुल इम्बैलेंस हो जाता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है। इसलिए बैलेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग पावर। फ्रेंड्स, आपने कई बार किसी एथलीट को देखा होगा जो एक ही जंप में ऊंचाई पार कर जाता है, या वेटलिफ्टर जो सेकंड्स में भारी बारबेल ऊपर उठा लेता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पावर आखिर होती क्या है और ये किस पर डिपेंड करती है? आज हम इसी कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग पावर, यानी हमारे शरीर के वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो स्ट्रेंथ और स्पीड को मिलाकर पावर बनाते हैं। इनमें सबसे पहले है 1. मस्कुलर स्ट्रेंथ। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस फैक्टर है मस्कुलर स्ट्रेंथ। पावर का मतलब होता है फोर्स को कम से कम टाइम में अप्लाई करना, और फोर्स क्रिएट करने के लिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा फोर्स आप शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर 2 लोग एक साथ जंप करें, तो स्ट्रॉन्गर पर्सन ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा क्योंकि उसके मसल्स ज्यादा फोर्सफुल हैं। 2. स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पावर सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें स्पीड भी शामिल है। अगर मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम स्ट्रेंथ भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती है। यही कारण है कि स्प्रिंटर्स और जंपर्स हमेशा स्पीड बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, ताकि मसल्स तेजी से रिएक्ट करें। फॉर्मूला याद रखिए, पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इनटू स्पीड। यानी अगर स्पीड बढ़ी
तो पावर अपने आप डबल इम्पैक्ट देगी। 3. मसल फाइबर कॉम्पोजिशन। अब बात करते हैं हमारे मसल फाइबर्स की। फास्ट ट्विच फाइबर्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये एक्सप्लोसिव पावर एक्टिविटीज जैसे स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट और लॉन्ग जंप के लिए परफेक्ट हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस के लिए यूजफुल हैं, लेकिन पावर जनरेशन में कम इफेक्टिव होते हैं। तो जितने ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर्स उतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर। 4. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। पावर सिर्फ मसल्स की बात नहीं है, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि ब्रेन और मसल्स कितनी एफिशिएंटली कम्युनिकेट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम एक साथ ज्यादा मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन तेज और पावरफुल बनता है। ट्रेनिंग से ब्रेन और मसल्स के बीच ये कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, इसलिए रेगुलर पावर ड्रिल्स जैसे प्लायोमेट्रिक्स, स्प्रिंट स्टार्ट्स और जंप्स बहुत इफेक्टिव हैं। 5. ATP-PC सिस्टम। पावर के लिए बॉडी को चाहिए इंस्टेंट एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है ATP-PC फॉस्फेगन सिस्टम से। ये सिस्टम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एनर्जी देता है, लेकिन बहुत तेज स्पीड में, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट, शॉट पुट थ्रो या लॉन्ग जंप टेक ऑफ। अगर ये एनर्जी सिस्टम एफिशिएंट है तो मसल तुरंत एक्सप्लोसिव एक्शन कर सकता है, इसलिए शॉर्ट बर्स्ट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पावर इंप्रूव करती है। 6. इलास्टिसिटी ऑफ मसल एंड टेंडन्स। पावर में इलास्टिसिटी भी एक हिडन फैक्टर है। जब मसल्स और टेंडन्स स्ट्रेच होकर एनर्जी स्टोर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के समय वो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे मूवमेंट ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल, SSC। उदाहरण के तौर पर जब कोई एथलीट जंप करने से पहले हल्का सा नीचे झुकता है तो वो इलास्टिक एनर्जी स्टोर करता है और जंप करते ही वो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जंप पावरफुल बन जाता है। 7. मोटिवेशन एंड नर्वस ड्राइव। पावर का एक मेंटल एस्पेक्ट भी है। जब एथलीट मेंटली चार्ज्ड होता है, फोकस्ड और मोटिवेटेड होता है, तो नर्वस सिस्टम ज्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट करता है। रिजल्ट एक्सप्लोसिव पावरफुल एक्शन। इसलिए कहते हैं पावर स्टार्ट्स इन द माइंड एंड एक्सप्लोड्स थ्रू द बॉडी। 8. टेक्निक एंड स्किल एफिशिएंसी। पावर तभी इफेक्टिव होती है जब मूवमेंट टेक्निकली परफेक्ट हो। एक स्किल्ड एथलीट एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करता है, हर मूवमेंट को सही डायरेक्शन और टाइमिंग में अप्लाई करता है। इससे अवेलेबल पावर मैक्सिमम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग बैलेंस। फ्रेंड्स, आपने कभी किसी जिम्नास्ट को बैलेंस बीम पर देखा है या किसी योगी को एक पैर पर स्टेडी खड़े रहते हुए? वो सीन देखकर हम दंग रह जाते हैं और सोचते हैं इतना परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे पॉसिबल है। तो आज हम इसी सीक्रेट को समझेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग बैलेंस। यानी हमारे शरीर में वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो बॉडी को स्टेबल और कंट्रोल्ड रखते हैं। 1. नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम। बैलेंस पूरी तरह डिपेंड करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS पर, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड पर। जब भी बॉडी का पोजीशन बदलता है, ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं और वो तुरंत मसल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे रिएक्ट करना है ताकि बॉडी गिरने से बच जाए। जितनी जल्दी और एक्यूरेट ये सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं, उतना अच्छा बैलेंस मेंटेन होता है। 2. विजुअल सिस्टम आईज। हमारा दूसरा मेजर बैलेंसिंग टूल है आईज। आईज बॉडी को सराउंडिंग एनवायरनमेंट और बॉडी की पोजीशन के बारे में कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन देती है। जब हम किसी पॉइंट पर फोकस करते हैं तो ब्रेन को पता चलता रहता है कि बॉडी स्टेबल है या टिल्ट हो रही है। इसीलिए जब हम आंखें बंद करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि विजुअल फीडबैक नहीं मिल रहा होता। विजन हेल्प्स द ब्रेन टू जज पोस्चर एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। 3. वेस्टिब्युलर सिस्टम और इनर ईयर। अब आता है बैलेंस का हिडन हीरो, इनर ईयर सिस्टम, जिसे हम वेस्टिब्युलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हेड की पोजीशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। जैसे आप आगे झुकते हैं, घूमते हैं या सिर हिलाते हैं, तो ये इनर ईयर तुरंत ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इससे बॉडी को पता चलता है कि ग्रेविटी के मुकाबले हमारा हेड और बॉडी किस डायरेक्शन में है।
अगर वेस्टिब्युलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, जैसे ईयर इन्फेक्शन में, तो डिजीनेस और इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। 4 मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड टोन। बैलेंस मेंटेन करने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ और मसल टोन बहुत जरूरी है। अगर मसल्स वीक हैं, तो बॉडी स्मॉल एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएगी और इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेग्स, कोर और बैक मसल्स बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स स्मॉल पोस्चरल करेक्शंस जल्दी कर पाते हैं, जिससे बैलेंस बना रहता है। 5 प्रोप्रियोसेप्शन, किनेस्थेटिक सेंस। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर की, प्रोप्रियोसेप्शन, यानी बॉडी को खुद की पोजीशन और मूवमेंट का अवेयरनेस होना। हमारे जॉइंट्स, मसल्स और टेंडन्स में छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। ये कंटिन्यूअसली ब्रेन को बताते रहते हैं कि बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ है। उदाहरण के लिए, अगर आप आईज बंद करके भी हाथ उठाते हैं, तो आपको पता रहता है कि आपका हाथ ऊपर है, वो प्रोप्रियोसेप्शन ही है। 6 एनर्जी लेवल एंड फटीग। जब बॉडी टायर्ड होती है या मसल्स में फटीग होता है, तो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस दोनों पर असर पड़ता है। थकान की वजह से नर्वस सिस्टम और मसल्स का रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। इसलिए एडिक्वेट एनर्जी और रेस्ट बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। 7 बॉडी स्ट्रक्चर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बैलेंस डिपेंड करता है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट पर भी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर रहता है, बॉडी स्टेबल रहती है। जैसे वाइड स्टांस में बैलेंस इजी होता है, लेकिन नैरो स्टांस में मुश्किल। एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करने की, ताकि डायनामिक बैलेंस, मूवमेंट के दौरान स्टेबिलिटी भी बना रहे। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एजिलिटी। फ्रेंड्स, आपने किसी फुटबॉल प्लेयर को अचानक डायरेक्शन बदलते हुए देखा है, या किसी बैडमिंटन प्लेयर को लाइटनिंग स्पीड से शटल के पीछे दौड़ते हुए? वो सिर्फ तेज नहीं, एजाइल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एजिलिटी आखिर किन चीजों पर डिपेंड करती है? क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस से आती है या इसके पीछे बॉडी के कुछ साइंटिफिक फैक्टर्स काम करते हैं? आज हम जानेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग एजिलिटी, यानी एजिलिटी के पीछे छुपा फिजियोलॉजिकल साइंस। इनमें शामिल है 1 न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी ब्रेन और मसल्स के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन। जब आपका ब्रेन जल्दी सिग्नल भेजता है और मसल्स उसी मोमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप जल्दी डायरेक्शन चेंज कर पाते हैं, बैलेंस मेंटेन रखते हैं और मूवमेंट स्मूथ दिखता है। सिंपल वर्ड्स में, एजिलिटी इज ऑल अबाउट ब्रेन मसल टीम वर्क। जितनी बेहतर ये कोऑर्डिनेशन होगी, उतनी ही स्मूथ और कंट्रोल्ड आपकी बॉडी मूवमेंट्स होंगी। 2 नर्वस सिस्टम रिएक्शन टाइम। एजिलिटी सिर्फ तेज दौड़ने की नहीं, बल्कि क्विकली रिएक्ट करने की एबिलिटी है। जब आपके सामने अचानक सिचुएशन बदलती है, जैसे अपोनेंट का डायरेक्शन, बॉल की स्पीड या बॉडी बैलेंस, तो नर्वस सिस्टम को तुरंत रिएक्शन देना होता है। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फास्ट रिस्पॉन्स दे, तो बॉडी तुरंत एडजस्ट कर लेती है। इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम, और ये एजिलिटी की जान है। 3 मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड पावर। अब बात करते हैं मसल्स की, क्योंकि एजिलिटी में स्ट्रेंथ प्लस स्पीड इज पावर बहुत जरूरी होती है। स्ट्रॉन्ग मसल्स आपको डायरेक्शन चेंज करते समय क्विक पुश देते हैं, और पावर मसल्स आपको जंप, डॉज या सडन एक्सेलरेशन में हेल्प करती है। लेग मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, कर्व्स और ग्लट्स एजिलिटी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 डायनामिक बैलेंस एंड बॉडी कंट्रोल। एजिलिटी का मतलब है बॉडी को मूव करते हुए भी कंट्रोल में रखना, यानी रनिंग, टर्निंग या जंपिंग के दौरान भी डायनामिक बैलेंस मेंटेन करना। इसके लिए स्ट्रॉन्ग कोर मसल्स, प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस सेंस बहुत जरूरी है। अगर बॉडी ने कंट्रोल खो दिया, तो एजिलिटी खत्म। 5 फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी। एजिलिटी के लिए जॉइंट्स और मसल्स का फ्लेक्सिबल होना भी बहुत जरूरी है। जब मसल स्टिफ होते हैं, तो सडन मूवमेंट्स के दौरान बॉडी रिस्ट्रिक्ट महसूस करती है। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स और इलास्टिक मसल्स मूवमेंट रेंज बढ़ाते हैं, जिससे आप जल्दी ट्विस्ट, टर्न और बेंड कर पाते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी ड्रिल्स एजिलिटी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा हैं। 6 एनर्जी सिस्टम, ATPPC सिस्टम।
एजिलिटी एक्टिविटीज बहुत शॉर्ट और एक्सप्लोसिव होती हैं, जैसे क्विक डायरेक्शन चेंजेस, शॉर्ट स्प्रिंट्स या डिफेंसिव मूव्स। इनमें एनर्जी मिलती है बॉडी के एटीपीपीसी फॉस्फेगिन सिस्टम से। ये सिस्टम शॉर्ट बर्स्ट्स में इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर ये सिस्टम एफिशिएंट है तो आप बार बार क्विक मूव्स परफॉर्म कर सकते हैं बिना थके। 7. सेंसरी इनपुट एंड प्रोप्रियोसेप्शन। एजिलिटी में सेंसरी ऑर्गन्स भी बहुत बड़ी रोल निभाते हैं, जैसे आईज, ईयर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स जो बॉडी पोजीशन सेंस देते हैं। आईज आपको अपोनेंट और एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन देती हैं और प्रोप्रियोसेप्शन बताता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट कहाँ है। इन सिग्नल्स की एक्यूरेट प्रोसेसिंग से आप तुरंत मूवमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। 8. कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एजिलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। एथलीट को स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना होता है, किधर मुड़ना है, कब रुकना है, कब एक्सेलरेट करना है। ब्रेन जितनी तेजी से प्रोसेस करेगा, मूवमेंट्स उतनी ही एफिशिएंट होंगी। इसलिए मेंटल अलर्टनेस और फोकस एजिलिटी में बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल निभाते हैं। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग रिएक्शन टाइम। यहाँ हम समझेंगे कि कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इसे कंट्रोल करते हैं, यानी हमारा दिमाग और शरीर किस तरह मिलकर लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। इन फैक्टर्स में शामिल है 1. नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा नर्वस सिस्टम, जो बेसिकली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से मिलकर बना होता है। जब कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलस जैसे लाइट, साउंड या टच मिलता है तो सेंसरी ऑर्गन्स सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर मसल्स को एक्शन के लिए सिग्नल देता है। अगर ये पूरा प्रोसेस तेजी से होता है तो रिएक्शन टाइम बहुत शॉर्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में, फास्टर द नर्व ट्रांसमिशन, क्विकर द रिएक्शन। 2. सेंसिटिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन। रिएक्शन टाइम काफी हद तक डिपेंड करती है हमारे सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी पर, जैसे आईज, ईयर्स और स्किन रिसेप्टर्स। अगर सेंसरी ऑर्गन्स शार्प और अलर्ट हैं, तो सिग्नल जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रिंटर का विजुअल रिएक्शन गन फ्लैश देखकर होता है, जबकि स्विमर का ऑडिटरी रिएक्शन गन साउंड पर। 3. टाइप ऑफ स्टिम्युलस। रिएक्शन टाइम इस बात पर भी डिपेंड करता है कि स्टिम्युलस किस टाइप का है। जनरली ऑडिटरी रिएक्शन साउंड बेस्ड विजुअल रिएक्शन से फास्टर होता है, क्योंकि ईयर्स से ब्रेन तक सिग्नल थोड़ा जल्दी पहुंचता है। उदाहरण के लिए, स्टार्ट गन की आवाज पर रनर जल्दी रिएक्ट करता है, लेकिन रेड लाइट सिग्नल पर रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। 4. स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सोचिए, ब्रेन ने सिग्नल तो भेज दिया, लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम ले रहे हैं, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग और वेल ट्रेन्ड मसल्स जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे मूवमेंट जल्दी परफॉर्म होती है। 5. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन स्पीड। जब सिग्नल न्यूरॉन से पास होता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है सिनेप्स के थ्रू। अगर ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन फास्ट है तो रिएक्शन टाइम कम होगा। ट्रेनिंग और रेपिटेशन से ब्रेन के ये पाथवे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे सिग्नल्स तेजी से फ्लो करते हैं। इसलिए रिपीटेड प्रैक्टिस से रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है। 6. सीएनएस प्रोसेसिंग स्पीड। रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है कि ब्रेन कितनी जल्दी इनकमिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फास्ट थिंकर्स और मेंटली अलर्ट लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस या बॉक्सिंग में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपोनेंट की मूवमेंट देखकर स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना पड़ता है। 7. फटीग एंड अराउजल लेवल। अगर बॉडी टायर्ड है या माइंड लो अलर्ट स्टेट में है तो रिएक्शन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। फटीग नर्वस ट्रांसमिशन को स्लो कर देता है और फोकस कम कर देता है। वहीं मॉडरेट अराउजल, अलर्टनेस रिएक्शन को बेहतर बनाता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी रिएक्शन को खराब कर देती है। स्टे अलर्ट, नॉट एंग्शियस, दैट्स द की टू फास्ट रिएक्शन। 8. प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अब बात आती है सबसे प्रैक्टिकल फैक्टर की, प्रैक्टिस। रेगुलर ट्रेनिंग नर्वस सिस्टम को अडेप्ट कर देती है। ब्रेन को फेमिलियर सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करना आता है। इससे रिफ्लेक्स पाथवेज और रिएक्शन दोनों फास्ट हो जाते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस,
उतना ही शॉर्ट रिएक्शन टाइम। यही रीजन है कि एथलीट्स रिएक्शन ड्रिल्स जैसे स्टार्ट स्प्रिंट्स, लाइट बोर्ड गेम्स या कैचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। 9 एज एंड जेंडर। एज बढ़ने के साथ नर्वस ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए रिएक्शन टाइम नेचुरली बढ़ जाता है। जनरली यंग एडल्ट्स का रिएक्शन फास्टेस्ट होता है। जेंडर वाइज डिफरेंस भी होता है। कुछ स्टडीज में मेल्स का रिएक्शन स्लाइटली फास्टर पाया गया है सेंसरी स्पीड की वजह से, लेकिन ट्रेनिंग से ये गैप इजीली ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। हम यहाँ समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी एक्चुअली डिपेंड किस पर करती है। इसका जवाब छुपा है हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में, यानी हमारे शरीर की बायोलॉजिकल वर्किंग सिस्टम्स में। तो चलिए जानते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटर्मिनिंग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। एक, नर्वस सिस्टम एफिशिएंसी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है ब्रेन और मसल्स के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल्स को फास्ट और एक्यूरेट तरीके से मसल्स तक पहुंचाते हैं, तब मूवमेंट्स स्मूथ और वेल कोऑर्डिनेटेड बनते हैं। अगर ये सिग्नल डीले या गलत हो तो मूवमेंट्स अनबैलेंस्ड या ऑकवर्ड लगने लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें, बेटर द नर्वस कंट्रोल, बेटर द कोऑर्डिनेशन। 2, सेंसिटिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी काफी हद तक हमारी सेंस ऑर्गन्स पर भी डिपेंड करती है, जैसे आईज, ईयर्स, स्किन और मसल्स के रिसेप्टर्स। इनके थ्रू हमें कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बॉडी की पोजीशन, डायरेक्शन, स्पीड और बैलेंस के बारे में। जैसे एक जिम्नास्ट बैलेंस बीम पर तभी स्टेबल रह पाता है जब उसके प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हों। अगर सेंसरी फीडबैक ठीक से न मिले तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। 3, कंडीशनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम। कोऑर्डिनेशन केवल नर्व्स का काम नहीं है, मसल्स भी उतने ही जरूरी हैं। अगर मसल्स वीक हैं या प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं है तो इवन परफेक्ट सिग्नल्स भी स्मूथ मूवमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके उलट स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल और एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन को अफेक्ट करते हैं। 4, रिएक्शन एंड मूवमेंट टाइम। कोऑर्डिनेशन का एक हिडन फैक्टर है हमारा रिएक्शन टाइम और मूवमेंट टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब स्टिम्युलस मिलने के बाद बॉडी का तुरंत रिस्पॉन्ड करना। अगर नर्वस सिस्टम तेजी से रिस्पॉन्ड करे तो मूवमेंट्स अधिक एक्यूरेट और सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इसलिए क्विक रिएक्शन और प्रॉपर मूवमेंट टाइमिंग दोनों कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। 5, एनर्जी सिस्टम्स एंड फटीग। अब सोचिए, अगर आप टायर्ड हैं, मसल्स में फटीग है या एनर्जी लो है, तो क्या आप सेम लेवल का कोऑर्डिनेशन दिखा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फटीग नर्वस सिस्टम और मस्कुलर कंट्रोल दोनों को स्लो कर देता है। इसलिए प्रॉपर एनर्जी सप्लाई और बॉडीज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 6, प्रैक्टिस एंड मोटर लर्निंग। कोऑर्डिनेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि न्यूरोमस्कुलर लर्निंग का रिजल्ट है। बार बार प्रैक्टिस से ब्रेन और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन पाथवे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम मोटर लर्निंग कहते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही प्रेसाइज कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। फिजिकल फिटनेस के हर कंपोनेंट, चाहे वो एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड या फ्लेक्सिबिलिटी हो, सबके पीछे फिजियोलॉजी का गहरा कनेक्शन है। अगर आप इन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को समझकर ट्रेनिंग करें तो आपकी परफॉर्मेंस और ओवरऑल फिटनेस दोनों नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे मसल साइज, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन और एनर्जी यूज। तो चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक्सरसाइज हमारे मस्कुलर सिस्टम को कैसे बदल देती है। 1, मसल हाइपरट्रोफी। जब हम रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स पर लोड बढ़ता है। इस स्ट्रेस की वजह से मसल फाइबर्स मोटे और मजबूत हो जाते हैं। इसे कहते हैं मसल हाइपरट्रोफी।
इस प्रोसेस में मसल फाइबर्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, जिससे मसल का साइज और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों बढ़ते हैं। रिजल्ट, दिखाई देने वाले स्ट्रॉन्ग और टोन्ड मसल्स। 2. इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिली पावर को बढ़ाती है, यानी अब वही मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये स्ट्रेंथ इंक्रीज सिर्फ साइज से नहीं आती, बल्कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट से भी आती है, मतलब ब्रेन और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। 3. इंप्रूवमेंट इन न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। एक्सरसाइज से हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच कनेक्शन मजबूत हो जाता है। इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन और मसल्स एक परफेक्ट टीम बन जाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि मूवमेंट स्मूथ और एफिशिएंट होते हैं, मसल कंट्रोल इंप्रूव होता है और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। 4. इंक्रीज इन मसल एंड्योरेंस। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग जैसे रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ाती है, यानी वो लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। इसका रीजन यह है कि मसल्स में कैपिलराइजेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है और माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिजल्ट, आप ज्यादा देर तक बिना फटीग के काम कर सकते हैं। 5. इंक्रीज इन मसल टोन। एक्सरसाइज मसल्स को कंटिन्यूअसली एक्टिव रखती है, जिससे मसल टोन इंप्रूव होता है। टोन का मतलब है मसल्स का हल्का सा नेचुरल टेंशन, जो बॉडी को पोस्चर और शेप देता है। एक्टिव लोगों के मसल्स टाइट और फर्म दिखते हैं, जबकि इनएक्टिव लोगों के मसल्स सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। 6. इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू मसल्स। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, इसलिए उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। रेगुलर ट्रेनिंग से मसल्स के आसपास नई कैपिलरीज डेवलप होती हैं। इसे कहते हैं कैपिलरी डेंसिटी इंक्रीज। ये एडेप्टेशन फटीग को डिले करने में और रिकवरी को फास्ट करने में मदद करता है। 7. इंक्रीज इन एटीपी एंड एनर्जी स्टोर्स। एक्सरसाइज करने से मसल्स के अंदर एटीपी, सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट और ग्लाइकोजन जैसे एनर्जी स्टोर्स बढ़ जाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज के दौरान क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। मतलब ट्रेन्ड मसल्स एनर्जी की कमी से जल्दी प्रभावित नहीं होते और परफॉर्मेंस लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहती है। 8. फास्टर रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। रेगुलर ट्रेनिंग से मसल्स जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज ट्रेन्ड मसल्स वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड को जल्दी रिमूव करते हैं और रिपेयर प्रोसेस तेजी से होती है। रिजल्ट, सोनस कम और नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी। 9. मसल फाइबर एडेप्टेशन। एक्सरसाइज के टाइप के हिसाब से मसल्स अडेप्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से फास्ट ट्विच फाइबर्स, जो शॉर्ट बर्स्ट पावर के लिए होते हैं, डेवलप होते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग से स्लो ट्विच फाइबर्स, जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इंप्रूव होते हैं। इसलिए स्प्रिंटर और मैराथन रनर दोनों के मसल्स अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग इफेक्ट अलग होता है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारा कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम 2 मेन पार्ट से मिलकर बना है। एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स आते हैं, और 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स और एयरवेज आते हैं। इन दोनों सिस्टम्स का मेन काम है हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्टिव एजेंट्स पहुंचाना और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना। जब ये दोनों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है ताकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सेल्स पूरे बॉडी में पहुंचते रहें। इससे बॉडी की नरिशमेंट होती है, टेम्परेचर और पीएच बैलेंस बना रहता है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल है ब्लड को दोबारा ऑक्सीजन से रिचार्ज करना, और यही रीजन है कि एक्सरसाइज का सीधा असर हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। साथ ही वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्सरसाइज बेसिकली एक प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड और पर्पसफुल फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इससे हमारा हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स इतनी ताकतवर बन जाते हैं कि वो विगरस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या-क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। इन इफेक्ट्स को हम दोनों सिस्टम्स पर अलग अलग समझेंगे। पहले बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल्स जैसे हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो, इन सब पर क्या-क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। 1. डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आदि करने से रेस्टिंग हार्ट रेट यानी आराम की स्थिति में धड़कनों की संख्या कम हो जाती है। इसे कहते हैं एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट बन जाता है। अब उसे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा बार धड़कने की जरूरत नहीं होती। रिजल्ट, एनर्जी की बचत और हार्ट पर कम लोड। 2. इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है हर बीट में हार्ट जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है। रेगुलर एक्सरसाइज से यह वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि एक्सरसाइज से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मजबूत और थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे हर कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा ब्लड बाहर जाता है। इससे ऑक्सीजन डिलीवरी मसल्स तक ज्यादा होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। 3. इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप किया गया टोटल ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक आउटपुट काफी बढ़ जाता है क्योंकि हार्ट तेज और ज्यादा फोर्स से धड़कता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेनिंग के बाद रेस्ट पर यह कम रहता है और एफिशिएंसी ज्यादा होती है, मतलब हार्ट कम धड़कन में ज्यादा काम करता है। 4. इंप्रूवमेंट इन ब्लड फ्लो। रेगुलर ट्रेनिंग से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा ब्लड मसल्स की तरफ जाता है और कम जरूरत वाले ऑर्गन्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ टेम्परेरी कम हो जाता है। 5. कैपिलराइजेशन। इसके साथ ही कैपिलराइजेशन बढ़ जाती है, यानी मसल्स के आसपास नई कैपिलरीज डेवलप होती हैं, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी तेज होती है और वेस्ट मटेरियल्स जल्दी हटते हैं। 6. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबल आर्टरीज मतलब स्मूथ ब्लड फ्लो और कम रेजिस्टेंस। इसलिए रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कम होता है और हाइपरटेंशन जैसे रिस्क फैक्टर्स नेचुरली कंट्रोल में आते हैं। लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग के टाइम टेम्पररी इंक्रीज होता है, जो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। 7. इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड हीमोग्लोबिन। एक्सरसाइज से टोटल ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा लेवल दोनों बढ़ते हैं। साथ ही हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। इसका मतलब है अब बॉडी सेम समय में ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकती है और फटीग डिले होता है। 8. बेटर वीनस रिटर्न। एक्सरसाइज के दौरान मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ वेन्स स्क्वीज होती हैं, जिससे ब्लड वापस हार्ट की ओर पुश होता है। इसे कहते हैं मसल पंप एक्शन। रेगुलर ट्रेनिंग से ये सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है और हार्ट तक ज्यादा ब्लड रिटर्न होने से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। 9. इम्प्रूव्ड ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बड़ा कंट्रोल होता है। रेगुलर ट्रेनिंग से पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ जाती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब है रेस्टिंग स्टेट में हार्ट शांत रहता है, स्ट्रेस कम होता है और बॉडी फिजिकल डिमांड्स के अनुसार एफिशिएंटली एडजस्ट करती है। 10. इंक्रीज इन वीओ मैक्स। वीओ मैक्स बताता है कि बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज कर सकती है।
रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से वीओ मैक्स बढ़ता है, जिससे एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होते हैं। हाई वीओ मैक्स वाले व्यक्ति ज्यादा देर तक बिना थके फिजिकल वर्क कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के इफेक्ट्स के बारे में। यानी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग वेरिएबल्स जैसे टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी रेट, मिनट वेंटिलेशन वगैरह, इन सब पर क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। एक, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीजेस। हर एक सांस में हम जितनी हवा अंदर लेते और बाहर छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब हर सांस में लंग्स ज्यादा हवा अंदर ले सकते हैं और ज्यादा ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इससे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी तेज होता है। रिजल्ट, बेटर स्टैमिना और लेस ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। 2, इंक्रीज इन वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है एक डीप ब्रेथ में लंग्स से निकाली जाने वाली हवा की अधिकतम मात्रा। रेगुलर एक्सरसाइज से यह भी बढ़ जाती है क्योंकि लंग्स की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है और रेस्पिरेटरी मसल्स जैसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स मजबूत हो जाते हैं। रिजल्ट यह होता है कि लंग्स ज्यादा हवा स्टोर और रिलीज कर पाते हैं, जो एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट एट रेस्ट। रेगुलर ट्रेनिंग करने से रेस्पिरेटरी रेट एट रेस्ट यानी आराम की स्थिति में सांस लेने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी ट्रेन व्यक्ति को ऑक्सीजन लेने के लिए कम ब्रेथ्स लेने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, कम एफर्ट में भी ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है। यह एक पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। 4, इंक्रीज इन मिनट वेंटिलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मिनट वेंटिलेशन का मतलब है 1 मिनट में ली गई और छोड़ी गई हवा की कुल मात्रा। रेस्ट स्टेट में यह नॉर्मल रहती है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेगुलर ट्रेनिंग से लंग्स इस बढ़े हुए डिमांड को इजीली हैंडल करना सीख जाते हैं। यानी एक्सरसाइज ट्रेन्ड व्यक्ति हैवी वर्कआउट में भी आसानी से सांस ले पाता है क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव बन चुका होता है। 5, इंक्रीज इन मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी का मतलब है लंग्स की वो अधिकतम क्षमता जिससे वो हवा अंदर बाहर कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से ये कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि लंग्स और रेस्पिरेटरी मसल्स दोनों की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। यानी ट्रेन्ड व्यक्ति जरूरत पड़ने पर नॉर्मल इंसान की तुलना में ज्यादा हवा अंदर बाहर कर सकता है। इससे ऑक्सीजन इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल दोनों में सुधार होता है। 6, बेटर पल्मोनरी डिफ्यूजन यानी मोर गैस एक्सचेंज इन एल्वियोली। एक्सरसाइज से लंग्स के एल्वियोली ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस हमारे ब्लड और मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और फटीग डिले होती है। 7, स्ट्रॉन्गर रेस्पिरेटरी मसल्स। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों मजबूत हो जाते हैं। इन मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ जाती है, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज जैसे मैराथन रनिंग या स्विमिंग में सांस लेना इजी और रिदमिक हो जाता है। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में ब्रीदिंग कंट्रोल और एफिशिएंसी दोनों बढ़ते हैं। 8, इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन। एक्सरसाइज से ना सिर्फ ऑक्सीजन लेना इम्प्रूव होता है, बल्कि बॉडी ऑक्सीजन को यूज करने में भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ये इम्प्रूवमेंट वीओ मैक्स बढ़ने से होती है, जो बताती है कि बॉडी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन यूज कर सकती है। हाई वीओ मैक्स का मतलब है बेटर एंड्योरेंस और सुपीरियर कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। Our next topic is physiological changes due to aging, यानी उम्र बढ़ने से शरीर में आने वाले बदलाव।
जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी सिस्टम्स में नेचुरली कई डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम एजिंग कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जब हम उम्रदराज होते हैं। एक, चेंजेस इन नर्वस सिस्टम। एज बढ़ने के साथ नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। इसकी वजह से रिएक्शन टाइम, मेमोरी और कोऑर्डिनेशन थोड़ा कमजोर हो सकता है। ओल्डर एज में लोग अक्सर भूलने लगते हैं और उनकी रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रेगुलर मेंटल एक्टिविटी जैसे पढ़ना, लिखना या पजल्स खेलना ब्रेन को एक्टिव रख सकता है। 2, चेंजेस इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट मसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती है और आर्टरीज कम फ्लेक्सिबल होने लगती है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में थोड़ा स्लो हो जाता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग या योगा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। 3, चेंजेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एजिंग के साथ लंग्स की कैपेसिटी घटने लगती है क्योंकि लंग टिश्यूज अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। ओल्डर अडल्ट्स को इसलिए ब्रीदिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, खासकर फिजिकल एक्टिविटी करते समय। लेकिन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या प्राणायाम करने से लंग्स को हेल्दी रखा जा सकता है। 4, चेंजेस इन मस्कुलर सिस्टम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल मास और स्ट्रेंथ दोनों कम होने लगते हैं। इस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। इससे बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे डंबेल या रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। 5, चेंजेस इन स्केलेटल सिस्टम। ओल्डर एज में बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, यानी वे फ्रैजाइल और ब्रेक होने लायक बन जाती हैं, खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के बाद। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बहुत जरूरी है। थोड़ी बहुत सनलाइट एक्सपोजर और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस भी बोन्स को मजबूत रखती हैं। 6, चेंजेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। एजिंग के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो जाते हैं और मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। इससे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या इंडिजेशन जैसी प्रॉब्लम्स आम हो जाती हैं। इसलिए फाइबर रिच डाइट, एडिक्वेट वाटर इंटेक और लाइट फिजिकल एक्टिविटी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। 7, चेंजेस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एज बढ़ने पर किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होता है और बॉडी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना और प्रोसेस्ड फूड से बचना बहुत जरूरी है। 8, चेंजेस इन एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन प्रोडक्शन जैसे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन घटने लगते हैं। इससे एनर्जी लेवल, मूड और बॉडी कॉम्पोजिशन पर असर पड़ता है। लेकिन बैलेंस डाइट, रेगुलर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल से इन इफेक्ट्स को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। 9, चेंजेस इन इम्यून सिस्टम। एज बढ़ने के साथ इम्यूनिटी वीक होने लगती है, जिससे इन्फेक्शंस जल्दी हो जाते हैं। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल, वैक्सीनेशंस और विटामिन रिच फूड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसे हेल्दी एजिंग में बदलना हमारे हाथ में है। थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और पॉजिटिव माइंडसेट, ये 3 चीजें हमें उम्र बढ़ने के बावजूद फिट और एनर्जेटिक रख सकती हैं। 10, लोनलीनेस एंड स्ट्रेस। एक्सरसाइज एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। एज बढ़ने पर लोनलीनेस और स्ट्रेस आम हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मूड पॉजिटिव रहता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक्सरसाइज सीनियर सिटीजन्स को इंडिपेंडेंट रखती है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, जिससे गिरने या चोट लगने की संभावना कम होती है। मतलब आप उम्र बढ़ने पर भी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। एजिंग नेचुरल है, लेकिन एक्टिव एजिंग हमारे हाथ में है। रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ हार्ट, मसल्स, बोन्स और ब्रेन को हेल्दी रखती है, बल्कि आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 25 हो या 65, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। रोज कुछ समय अपने लिए निकालिए, चलिए, हिलिए डुलिए और जिंदा महसूस कीजिए।
अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving. अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्पोर्ट्स इंजरीज यानी खेलों में होने वाली चोटें, उनकी क्लासिफिकेशन, कॉजेज और प्रिवेंशन के बारे में। खेलों में चोट लगना काफी कॉमन बात है। कोई भी खिलाड़ी चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल, कभी ना कभी इंजरी का सामना जरूर करता है। इंजरीज का लेवल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे स्पोर्ट का टाइप, ग्राउंड की कंडीशन, इक्विपमेंट और कभी कभी तो वेदर भी। अगर इंजरी को टाइम पर ट्रीट किया जाए तो खिलाड़ी बहुत जल्दी अपने खेल में वापस आ सकता है। हम स्पोर्ट्स इंजरी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते समय बॉडी के सॉफ्ट या हार्ड टिश्यूज का वेयर एंड टियर होना। स्पोर्ट्स इंजरीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इज एक्यूट एंड क्रोनिक इंजरीज। एक्यूट इंजरी वो होती है जो सडनली, अनएक्सपेक्टेडली लगती है, जैसे अचानक गिरना, टकराना या गलत मूवमेंट करना। क्रोनिक इंजरी धीरे धीरे डेवलप होती है। यह इंजरी ओवरयूज, रिपीटेड स्ट्रेस या पुअर टेक्निक की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक इंजरीज। एक्सट्रिंसिक इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी खेल के बाहर की फिजिकल कंडीशंस या एनवायरनमेंट की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर ग्राउंड कंडीशंस जैसे फिसलन भरी या अनइवन सरफेस, फॉल्टी इक्विपमेंट जैसे खराब शूज, गलत साइज की बैट, वीक रैकेट, वेदर कंडीशंस जैसे बारिश, बहुत ज्यादा हीट, स्लिपरी ग्रास, डायरेक्ट कोलिजन विद प्लेयर और ऑब्जेक्ट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर जैसे हेलमेट ना पहनना, बिना शिन पैड के खेलना आदि। इंट्रिंसिक इंजरीज वो इंजरीज हैं जो एथलीट की बॉडी के अंदर की कमजोरियों, गलत मूवमेंट्स या फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से होती है। ये इंजरी बाहर की वजह से नहीं बल्कि इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, मसल इम्बैलेंस, वीकनेस इन स्पेसिफिक मसल्स, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी, इनकरेक्ट टेक्निक, फटीग, थकान, प्रीवियस इंजरीज एंड ओवरट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज हेड टू टो इंजरीज, यानी सिर से पैर तक होने वाली आम खेल चोटें। स्पोर्ट्स में शरीर के किसी भी हिस्से में इंजरी हो सकती है, इसलिए कोचेस और प्लेयर्स अक्सर एक अप्रोच यूज करते हैं जिसे कहते हैं हेड टू टो इंजरी अप्रोच, यानी सिर से लेकर पैरों तक सभी कॉमन इंजरीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, हेड इंजरीज, फेस इंजरीज, नेक इंजरीज, शोल्डर इंजरीज, आर्म एल्बो इंजरीज, रिस्ट हैंड इंजरीज, बैक इंजरीज, हिप इंजरीज, थाई इंजरीज, नी इंजरीज, लोअर लेग इंजरीज, एंकल इंजरीज और फुट इंजरीज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मैक्रो एंड माइक्रो इंजरीज और ट्रॉमास। स्पोर्ट्स में इंजरीज को अक्सर दो बड़ी कैटेगरीज में समझाया जाता है, मैक्रो इंजरीज और माइक्रो इंजरीज। इन दोनों का फर्क इंजरी के साइज, सेवेरिटी और इम्पैक्ट पर आधारित होता है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मैक्रो इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो एक बड़े इंसिडेंट, सडन इम्पैक्ट या मेजर एक्सीडेंट की वजह से होती है। ये इंजरीज विजिबल, सीवियर और अक्सर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मांगती है। माइक्रो इंजरीज बहुत छोटी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की इंजरीज होती हैं। ये एक बार नहीं बल्कि रिपीटेड स्ट्रेस, कंटिन्यूअस ओवरलोड या ओवरट्रेनिंग की वजह से टाइम के साथ डेवलप होती हैं। इनका पेन हल्का होता है, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये बड़ी इंजरीज में बदल सकती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मेजर एंड माइनर इंजरीज। स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज सेवेरिटी के आधार पर दो कैटेगरीज में बांटी जाती हैं, मेजर इंजरीज और माइनर इंजरीज। दोनों इंजरीज की सीरियसनेस अलग होती है और रिकवरी टाइम भी अलग होता है। चलिए इन्हें सिंपल तरीके से समझते हैं। मेजर इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो सीवियर, सीरियस और हाई इम्पैक्ट होती हैं। इनमें पेन ज्यादा, डैमेज बड़ा और रिकवरी धीमी होती है। इन इंजरीज में अक्सर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।
माइनर इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो माइल्ड, लेस सीरियस और शॉर्ट टर्म होती है। इनमें डैमेज छोटा होता है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज। हर स्पोर्ट अपनी नेचर और फिजिकल इंटरैक्शन के आधार पर अलग अलग प्रकार की इंजरीज पैदा करता है। स्पोर्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 1 कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, 2 नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और 3 लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। इन तीनों में इंजरी का पैटर्न, कॉज और सेवेरिटी अलग होती है। चलिए इजी भाषा में समझते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें खिलाड़ियों के बीच डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ज्यादा फिजिकल इम्पैक्ट होने की वजह से सीरियस इंजरीज का रिस्क ज्यादा होता है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, रग्बी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आइस हॉकी। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में प्लेयर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इंजरीज होती हैं और ये ज्यादातर ओवरयूज, पुअर टेक्निक या सडन ऑकवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आर रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, ट्रैक फील्ड इवेंट्स। लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में कॉन्टैक्ट होता तो है, लेकिन कंट्रोल्ड, ओकेजनल और कम इंटेंसिटी का होता है। ये स्पोर्ट्स पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से कम रिस्क होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल एंड फील्ड हॉकी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स में होने वाली कॉमन इंजरीज को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। चलिए एक एक करके सिंपल तरीके से समझते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज यानी नरम ऊतकों की चोटें। सॉफ्ट टिश्यूज में आते हैं मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स की इंजरीज। इन इंजरीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे कॉमन होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज फर्दर इन टाइप्स में आती हैं। ए, स्प्रेन यानी लिगामेंट की चोट। स्प्रेन तब होता है जब लिगामेंट अपनी लिमिट से ज्यादा खिंच जाता है या आंशिक रूप से फट जाता है। बी, स्ट्रेन यानी मांसपेशी या टेंडन की चोट। स्ट्रेन मसल्स या टेंडन्स पर ओवरलोड या ओवरयूज से होता है। सी, कंट्यूशन यानी नील पड़ना या चोट का निशान। इसमें किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट इम्पैक्ट से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे स्किन के अंदर ब्लूइश या ब्लैकिश मार्क्स बनते हैं। डी, अब्रेशन यानी खरोंच लगना। जब स्किन की सुपरफिशियल लेयर किसी हार्ड सरफेस से रगड़ खाकर छिल जाती है तो उसे अब्रेशन कहते हैं। ई, लैसरेशन यानी कटना या फटा हुआ घाव। जब किसी शार्प और रफ ऑब्जेक्ट से स्किन इरेगुलर तरीके से फट जाती है, इसे लैसरेशन कहते हैं। एफ, इंसिशन यानी सीधा और साफ कट लगना। इंसिशन एक क्लीन, शार्प कट होता है जो नाइफ या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगता है। अब बात करते हैं बोन इंजरीज यानी हड्डियों की चोटों की। बोन इंजरीज आमतौर पर हाई इम्पैक्ट, फॉल या डायरेक्ट ब्लो से होती है। इसमें आने वाली इंजरीज है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर्स को ब्रॉडली 2 भागों में बांटा जाता है, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर, जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, में बोन त्वचा को फाड़कर बाहर तक दिखाई देने लगती है या ऐसा घाव होता है जिससे हड्डी बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है। आसान शब्दों में, हड्डी टूटकर स्किन को फाड़ देती है और बाहर से दिखाई देती है। इस तरह के फ्रैक्चर में त्वचा में बड़ा ओपन वाउंड होता है। इसमें इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यह एक सीवियर इंजरी होती है और इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। क्लोज्ड फ्रैक्चर, जिसे सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, में बोन टूटती है लेकिन स्किन नहीं फटती। मतलब फ्रैक्चर अंदर होता है लेकिन बाहरी घाव नहीं होता। आसान शब्दों में, हड्डी अंदर से टूटती है लेकिन स्किन बाहर से ठीक दिखती है। फ्रैक्चर कई तरह के होते हैं, हम इन पर एक एक कर बात करेंगे। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी
हड्डी टूटना बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसमें रिपीटेड स्ट्रेस और ओवरट्रेनिंग से बोन में स्मॉल क्रैक बन जाता है। लास्ट इज जॉइंट इंजरीज। जॉइंट्स बॉडी में वो जगह होती है जहां दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में जॉइंट इंजरीज बहुत कॉमन होती है। जॉइंट इंजरीज कई तरह की होती है, जैसे ए डिसलोकेशन यानी जॉइंट का अपनी जगह से खिसकना, जब बोन अपने सॉकेट से बाहर निकल जाती है इसे डिसलोकेशन कहते हैं। बी सबलक्सेशन यानी आंशिक डिसलोकेशन, इसमें बोन पूरी तरह सॉकेट से बाहर नहीं निकलती लेकिन पार्शियली शिफ्ट हो जाती है। सी कार्टिलेज इंजरी यानी जॉइंट के अंदर की गद्दी की चोट। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है जो कुशनिंग देता है। ओवरयूज, ट्विस्टिंग मूवमेंट या हाई इम्पैक्ट से कार्टिलेज इंजरी हो सकती है। सबसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन इंजरी की सेवेरिटी के आधार पर होती है। इसे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये टाइप्स है माइल्ड इंजरी, मॉडरेट इंजरी और सीवियर इंजरी। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आए माइल्ड इंजरी, इसमें फंक्शन लॉस नहीं होता, स्ट्रेंथ नॉर्मल रहती है, मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता और रिकवरी 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है। 2 मॉडरेट इंजरी, इसमें थोड़ा बहुत फंक्शनल लॉस होता है, कुछ मसल्स या टिश्यूज को चोट लगती है, कई बार डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। 3 सीवियर इंजरी, इसमें बॉडी पार्ट का फंक्शन टेम्परेरीली या परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा पेन होता है और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट व रेस्ट जरूरी है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब बात करते हैं आखिर ये इंजरीज होती क्यों हैं? तो इसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं। पुअर कोचिंग या ट्रेनिंग मेथड, गलत ट्रेनिंग टेक्निक्स, ज्यादा लोड देना या गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। लगभग 60% इंजरीज की वजह यही होती है। 2 फॉल्टी इक्विपमेंट, गलत या इनएप्रोप्रिएट शूज, क्लोथ्स या गियर भी इंजरीज का मेजर कारण बनते हैं। 3 साइकोलॉजिकल सेटअप, कई बार खिलाड़ी का मेंटल स्टेट ही इंजरी की वजह बन जाता है। अगर एथलीट अपने कॉन्फिडेंस को लेकर अनश्योर हो तो वो गलत मूवमेंट कर सकता है जिससे चोट लग सकती है। 4 मिसमैनेज्ड प्ले फील्ड, अनइवन या ब्रोकन सरफेस, हार्ड ग्राउंड या खराब मेंटेन्ड कोर्ट भी इंजरी के चांसेस बढ़ाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर भी बड़ा फैक्टर है। ठंडे मौसम में इनएडिक्वेट वार्म अप से इंजरी हो सकती है। गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हीट स्ट्रोक या क्रैम्प्स का रिस्क रहता है। पुअर लाइटिंग में ट्रेनिंग भी डेंजरस साबित हो सकती है। 6 इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन, अगर किसी पुरानी इंजरी से प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है तो दोबारा इंजरी लगने का खतरा ज्यादा होता है। 7 लैक ऑफ कंडीशनिंग, प्रॉपर फिटनेस ना होना भी एक बड़ी वजह है। कई बिगिनर्स खेल तो खेलते हैं लेकिन कंडीशनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, नतीजा इंजरी। 8 इम्प्रॉपर फर्स्ट एड, माइनर चोट लगने पर अगर तुरंत सही फर्स्ट एड ना दिया जाए तो वो छोटी इंजरी भी सीवियर बन सकती है। सो फ्रेंड्स, इंजरीज अवॉइड करने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, सही ट्रेनिंग, सही इक्विपमेंट और प्रॉपर रिकवरी प्लान। जैसा कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्पोर्ट्स में इंजरीज का रिस्क तो रहता है लेकिन अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम इन्हें काफी हद तक रोक सकते हैं। आइए जानते हैं इंजरी प्रिवेंशन के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स। 1 प्रॉपर कोचिंग एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग हमेशा साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए। इंटेंसिटी और वॉल्यूम का सही रेशियो, प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और टेक्निक का सही एग्जीक्यूशन बेहद जरूरी है। कोच को एथलीट की पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड समझकर ट्रेनिंग डिजाइन करनी चाहिए। 2 प्रॉपर इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, डैमेज्ड या अनकंफर्टेबल इक्विपमेंट कभी यूज नहीं करना चाहिए। शूज अगर बहुत टाइट या बहुत लूज हैं, तो बैलेंस बिगड़ सकता है और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। 3 साइकोलॉजिकल बूस्ट अप, कोच को हमेशा अपने एथलीट के मूड पर नजर रखनी चाहिए।
अगर एथलीट डिमोटिवेटेड है या एंथुसियाज्म की कमी दिखा रहा है तो उसे पहले काउंसल करें, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट परफॉर्मेंस के साथ साथ इंजरी रिस्क भी बढ़ा देता है। 4. वेल मैनेज्ड प्लेइंग सरफेस। ग्राउंड या प्ले फील्ड हमेशा सेफ और वेल मेंटेन होना चाहिए। ब्रोकन सरफेसेस रिपेयर करवाएं, इंडोर एरिया साफ रखें, डैमेज्ड इक्विपमेंट हटाएं और प्लेग्राउंड के चारों ओर सेफ्टी स्पेस जरूर रखें। 5. क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखें। वेदर को लाइटली मत लें। एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट दोनों डेंजरस हो सकते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट्स जैसे फिंगर्स, ईयर्स, नोज को कवर रखें और वेट क्लोथ्स अवॉइड करें। हॉट क्लाइमेट में बार बार पानी और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स लें। शॉर्ट इंटरवल में ट्रेनिंग करें और समर में ट्रेनिंग सुबह या शाम को करें। 6. कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। इंजरी के बाद जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन यानी ग्रेजुअली वापस खेल में लौटना, ये प्रोसेस उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ट्रेनिंग। अगर प्रॉपर्ली रिहैब नहीं किया गया तो वही इंजरी दोबारा हो सकती है और इस बार ज्यादा डेंजरस तरीके से। 7. प्रॉपर कंडीशनिंग। एथलीट की फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि वो कंपटीशन का लोड आसानी से झेल सके। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी सबको बैलेंस में डेवलप करना चाहिए। 8. एडिक्वेट फर्स्ट एड। अगर चोट लग जाए तो इमीडिएट केयर बहुत जरूरी है। प्रॉपर फर्स्ट एड देने से इंजरी की सेवेरिटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इंजरी हो ही जाए तो उसे मैनेज कैसे करें। सबसे पहले शुरू करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज से, जिनमें आते हैं स्प्रेन, स्ट्रेन, अब्रेशन, कंट्यूजन, लैसरेशन और इंसिशन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स से जुड़ी होती हैं। ये आम तौर पर ओवरस्ट्रेचिंग, ओवरलोड या डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से होती है। अर्ली मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कंट्यूजन। इनमें से कोई भी इंजरी होने पर सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्राइस ट्रीटमेंट। इसमें P stands for प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी इंजर्ड पार्ट को और डैमेज से बचाना। इसके लिए इंजर्ड पार्ट की मूवमेंट को प्रिवेंट करें और इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इमोबिलाइज करें। R stands for रेस्ट, यानी जब तक पेन है बॉडी पार्ट को रेस्ट दे। I stands for आइस, यानी हर 2 घंटे में 15 मिनट तक बर्फ लगाएं, इससे स्वेलिंग और पेन दोनों कम होते हैं। C stands for compression, यानी बैंडेज या इलास्टिक रैप से प्रेशर डालें ताकि स्वेलिंग कंट्रोल हो। And E stands for elevation, यानी इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर रखें ताकि फ्लूइड अक्यूमुलेशन कम हो। लेटर मैनेजमेंट। अगर इंजरी 2-3 दिनों में ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है। इस स्टेज पर इंजर्ड पर्सन को हीट थेरेपी दें, जैसे कॉन्ट्रास्ट बाथ, वैक्स बाथ या शॉर्ट वेव डायथमी। इंजर्ड एरिया को नॉन इंजर्ड साइड से कंपेयर करें। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस शुरू करें, लेकिन पेन खत्म होने के बाद ही। अगर पेन बना रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कभी कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। रिहैबिलिटेशन स्टेज। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, रिहैबिलिटेशन। इसमें गोल होता है एथलीट को धीरे धीरे फिर से स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में वापस लाना। इसमें एक्टिव, पैसिव और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस से इंजर्ड पार्ट को मजबूत किया जाता है। एक्सरसाइज इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और एक्सपर्ट सुपरविजन में की जाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जरूरी है ताकि खिलाड़ी फिर से कॉन्फिडेंट फील करे। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, इंजरी को प्रिवेंट करने से लेकर मैनेज करने तक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज यानी फ्रैक्चर्स और जॉइंट इंजरीज यानी डिसलोकेशन के ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। बोन से जुड़ी इंजरीज को हम कहते हैं फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर का मतलब है बोन का ब्रेक होना या उसकी कंटिन्यूटी का डिस्टर्ब हो जाना। सिंपल शब्दों में कहें तो टूटी हुई हड्डी यानी ब्रोकन बोन। ये इंजरी तब होती है जब किसी बोन पर डायरेक्ट ब्लो लगता है, जैसे गिरने पर, कोलिजन में या किसी एक्सीडेंटल इम्पैक्ट से। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रैक्चर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर, यानी
जब बोन टूटती है लेकिन स्किन या सॉफ्ट टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता। और 2, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर, यानी जब बोन ब्रेक होकर स्किन को भी टियर कर देती है और अंदर का सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज। बोन फ्रैक्चर होने पर पैनिक नहीं करना चाहिए। सही मैनेजमेंट से रिकवरी पूरी तरह पॉसिबल है। फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले है अर्ली मैनेजमेंट। सबसे पहले फर्स्ट एड दें और पेशेंट को सेफ रखें जब तक मेडिकल हेल्प अराइव न हो। रूल याद रखें, DRCABH यानी डेंजर, रिस्पॉन्स, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, हेमरेज कंट्रोल। अगर आप फर्स्ट एड के स्टेप्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट एड की वीडियो देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या ऊपर आए बटन को क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो फ्रैक्चर्ड पार्ट को स्प्लिंट या बैंडेज लगाकर इमोबिलाइज करें। ओपन फ्रैक्चर की सिचुएशन में ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। आइस पैक्स लगाएं ताकि स्वेलिंग कम हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंजर्ड व्यक्ति को केयरफुली हॉस्पिटल पहुंचाएं। अब बात करते हैं लेटर मैनेजमेंट की, यानी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फ्रैक्चर कंफर्म करने के लिए एक्सरे किया जाता है। बोन फ्रैगमेंट्स को स्किल्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सेट किया जाता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। फिर प्लास्टर या फिक्सेशन डिवाइस से बोन को इमोबिलाइज किया जाता है। इस स्टेज में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी ऐसे एक्सरसाइजेस जिनमें मसल टेंशन होती है लेकिन मूवमेंट नहीं। इससे मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है। लास्ट है रिहैबिलिटेशन। जब प्लास्टर हट जाता है तब शुरू होता है सबसे जरूरी फेज, रिहैबिलिटेशन। इसमें फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ वापस लाने पर। इसके लिए 1, ग्रेजुअली रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएं। 2, हीट थेरेपी और मसाज से स्टिफनेस दूर करें। 3, पहले आइसोटोनिक फिर आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस करें। और 4, धीरे धीरे एथलीट को गेम कंडीशन में वापस लाएं। रिमेंबर, जल्दीबाजी में कंपटीशन में लौटना दोबारा फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा सकता है, इसलिए रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को पूरा टाइम दें। लास्ट इज जॉइंट इंजरीज यानी डिसलोकेशन। अब बात करते हैं जॉइंट इंजरीज की, यानी जब बोन्स अपने नॉर्मल पोजीशन से निकल जाती हैं। इसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। सिंपल शब्दों में, जब जॉइंट की बोन्स अपने सॉकेट से बाहर निकल जाएं, तो वो डिसलोकेट हो जाता है। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन। 1, लक्सेशन। जब जॉइंट पूरी तरह डिसलोकेट हो जाए, यानी कंप्लीट डिसलोकेशन। 2, सबलक्सेशन। जब जॉइंट पार्शियली डिसलोकेट हो, यानी बोन्स थोड़ी सी अपनी जगह से हिल जाएं। डिसलोकेशन के मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मैनेजमेंट की। सबसे पहले कैजुअलिटी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। इंजर्ड जॉइंट को हिलाएं नहीं, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखें। स्लिंग या बैंडेज से सपोर्ट दें। आइस पैक्स या कोल्ड कॉम्प्रेस लगाएं ताकि स्वेलिंग और पेन कम हो। और हमेशा याद रखें, DRCABH प्रोसीजर फर्स्ट एड का गोल्डन रूल है। अब बात करते हैं डिसलोकेशन के लेटर मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक्सरे या आर्थ्रोस्कोपिक असेसमेंट किया जाता है। स्किल्ड डॉक्टर जॉइंट को रिड्यूस करता है, यानी बोन्स को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है। इस दौरान एनेस्थेसिया भी दिया जा सकता है। फिर जॉइंट को कुछ दिनों के लिए इमोबिलाइज किया जाता है। रेस्ट और ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है ताकि मूवमेंट वापस आए। बॉडी के बाकी पार्ट्स एक्टिव रखे जाते हैं ताकि ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहे। और लास्ट फेज है रिहैबिलिटेशन। जब स्लिंग या इमोबिलाइजेशन हटा लिया जाता है, तब शुरू होता है रिहैबिलिटेशन फेज। सबसे पहले जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करें। अंडर वाटर एक्सरसाइज, हाइड्रोथेरेपी, व्हर्लपूल बाथ जैसी थेरेपीज यूज की जाती है। मसाज और स्ट्रेचिंग से स्टिफनेस हटाई जाती है। धीरे धीरे मस्कुलर स्ट्रेंथ वापस लाई जाती है ताकि जॉइंट स्टेबिलिटी बनी रहे। रिहैबिलिटेशन के बिना रिकवरी अधूरी है, इसलिए कंप्लीट रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस और एक्सपर्ट सुपरविजन जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.